दिया है तुम लोगों ने इस सूबे का, क्या हाल बना दिया है। कोई तो पूछे उनसे, कोई तो सवाल करे। हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। ये जितना डेवलपमेंट का बजट आया, 700 अरब रुपए, ये जितने अरब रुपए, ये मैं आगे बता दूंगा, इसमें से 10% तो वैसे ही हटा दें वो तो वैसी करप्शन की नजर हो जाएगा। अब बचा 30%, उस 30% में ब्यूरोक्रेसी जो है वो डीजी से लेके एक वर्ग मिस्त्री तक सब तो कमीशन ले रहे होते हैं। कोई 4 नहीं ले रहा होता है, कोई 8 नहीं ले रहा होता है, कोई 12 नहीं ले रहा होता है, कोई 1 रुपए ले रहा होता है। इन्होंने तो टर्मिनोलॉजी अलग बनाई हुई है भाई। तो आपका डेवलपमेंट बजट ये 700 अरब रुपए ये सब नहीं करें भाई, घूम घुमा के 100-200 अरब रुपए लगता होगा, क्योंकि जो फिर ठेकेदार है वो भी तो जब इतने सारे लोगों को कमीशन देके बैठा हुआ होगा तो वो काम करेगा, वो नहीं करेगा। यही हाल स्कूल स्पेसिफिक बजट में एचएम्स के साथ जबरदस्ती कराया जा रहा है कि भाई अपने पैसों में 50,000 रुपए साइड पे कर दो, ऑडिट वाला आएगा उसको देने पड़ेंगे। फिर माशाल्लाह हमारे एंटी करप्शन भी आ जाती है। तो सबकी तो अपनी परसेंटेज है। कौन सा इदारा है मुझे बताए, मैं दावे से ये बात कह रहा हूं, कौन सा ऐसा इदारा है, कोई एक इदारा है, कोई खड़ा होकर मिनिस्टर क्लेम करे कि नहीं ये मेरी मिनिस्ट्री में ये परसेंटेज का सिस्टम, ये कमीशन का सिस्टम मेरी मिनिस्ट्री में नहीं है। कोई एक वजीर नहीं कर सकता। कितना अफसोस की बात है, कितना अफसोस की बात है। यहां पर एंटी करप्शन का जो महकमा है उसके लिए अलग से एक परसेंटेज होती है। नहीं करें बात इस पे, तारीफें करो भाई। जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ होगी, जो बुरा काम होगा जिसपे अवाम के टैक्सों का पैसा जाया होगा उस पर लकपुशाई करेंगे। ये हमारा बुनियादी राइट है, ये हम करते थे, ये हम करते हैं, ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। खुदारा ये सिंध के एक एक पीएस के एक एक एमपी है, उनके स्कूलों की ये कहानी है। खुदारा इस पे बात करें, अपने बुजुर्गों से सवाल करें। शर्जील साहब ने कल कहा कि 1,25,000 पैसेंजर्स जो है वो पीपल्स बस सर्विस में, ऐसे ये करेक्ट नंबर है। सिंध की आबादी कितनी है स्पीकर साहब? लगभग 6 करोड़, चले 5.5 समथिंग है, 6 करोड़ लगाए ऑन एवरेज। 6 करोड़ लोग पीपल्स बस सर्विस से मुस्तफीद होने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद, ये फाइनेंस वाले सारे बैठे हुए उनको ज्यादा अच्छा पता होता है ना, ये इकाई दिहाई से खड़ा वाला। 1,25,000, 6 करोड़ सिंध की आवाम है, 1,25,000 मुस्तफीद हो रहे हैं डेली। तारीफ कर रही है तुमने 18 सालों में। ये फीसद में लगाऊं अगर तो 0.25% लोग सिंध में ट्रांसपोर्ट की सहूलत से, जो कि शर्जील इनाम मेमन साहब के दौर में हुई है, उससे मुस्तफीद होते हैं। तारीफें करनी है आपको। इस साल डबल हो जाएंगे। ये एक और खुशखबरी सुनाई थी हमें, इस साल जितने बस के नंबर हैं वो डबल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 0.25 थे तो 0.5% लोग जो है सिंध में सफर की सहूलत हुकूमत की प्रोवाइड करते यूज कर सकेंगे। तारीफें करो। अब बताइए नंबर्स में तारीफें होंगी कैसे हो सकती है? ये गलत बात है। इस पे लबकुशाई करें, खुदारा करें। ये मुझे पॉलिटिकल स्पीचेस पे जो सईद भाई ने की थी ना, उस पर मुझे ये शेर पढ़ना था, पढ़ देता हूं मैं। गालिब हमें न छेड़ फिर जोश अश्क से, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहय्या तूफान किए हुए। और ये जो सारे काम होते हैं ना सियासत के, उस पर भी एक शेर मैं लिख के लाया था। नहीं मेरे पास गालिब वाले हैं भाई, W11 वाले आप लोग की जिम्मेदारी थी, वो आप ही लोग करो, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास गालिब जालिब यही सब होंगे, इसमें भी बड़ा रख रखाव करना पड़ता है। सियासत ठीक है, सियासत ठीक है, लेकिन अदाकारी न की जाए। सियासत ठीक है लेकिन अदाकारी न की जाए, कि खुद अपने ही लोगों से तो मक्कारी ना की जाए। मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत के पुजारी हैं, बहुत सादा, बहुत मुखलिस, हमारी जान भी हाजिर है, जो अय्यारी ना की जाए। पीएफसी और ये जो एनएफसी वाला जो चक्कर है ना, मुझे लगता है ये हुकूमती साइड ये शायद पीएफसी को केएफसी समझती है। मैंने सही मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा था कि मेरी हर बात में लॉजिक होगी, कोई फजूल बात नहीं होगी। ये केएफसी वो वाला केएफसी नहीं। इन्हें ऐसा लगता है हुकूमती साइड को, आई डाउट, कि ये कराची फाइनेंस कमीशन है। ओ भाई ये कराची फाइनेंस कमीशन नहीं है, ये शिकारपुर का भी फाइनेंस कमीशन है, ये बदीन का भी फाइनेंस कमीशन है। अपने हल्कों की आवाम के पैसे लेने के लिए कब बोलोगे, कब बोलेंगे हुकूमती अरकान? पूछे ना। ये सारी जिम्मेदारी उठा के ये कैबिनेट और सीएम साहब ने क्यों रखी हुई है? ये नालियां क्यों बनाए हमारे सीएम? ये लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर क्यों बनाए? यूं क्यों लगाते हैं गलियों में टप्पे? और
ये काम आपके नहीं है, ये गटर के ढक्कन भी लगाना आपके काम नहीं है। बिल्कुल सही बोला मेरे भाई अली हसन ने। इनसे ना पूछे, अब क्यों ना पूछे, पैसे यही लेके बैठे हुए, तो पूछना भी नहीं से पड़ता है फिर। तो जब तक ये काम नीचे नहीं होगा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगी, कितना अच्छा रहता कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होती। इस शहर का मेयर, मैं इस शहर से ताल्लुक रखता हूं तो इसी शहर की मिसाल दूंगा कि मुर्तजा वहाब जो है वो शहरों में काम करा रहा होता। जो काम शिकवा शर्जील भाई 11 बजे वाला कर रहे थे ना, वो शिकवा तो मेयर कराची का भी है भाई। काम भी कर ले यार, बातें करते रहते हर वक्त। काम करने के काम है भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है काम करने की, वो तुम नहीं कर रहे हो। हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें जो शिकवा है ना, जो बुनियादी मसला है, मैं वो बताने लगा हूं। मैं इस बजट में बात डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली सारी चीजें लोगों को पता है, चीजें पता है, हमारे अरकान इस पे बात कर चुके हैं। कुछ चीजें जिसपे शक आता है भाई, जैसे SIUT है, क्रेडिट है, बिल्कुल ले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, क्या SIUT के जो सिंध गवर्नमेंट के दिए हुए 9 अरब रुपए उसी से चलना है सिर्फ SIUT? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही पूछ रहा हूं भाई। ठीक है आप उसको ग्रांटीनेट देते हैं और आप क्रेडिट ले, मगर 9 अरब का दे के 200 अरब का क्रेडिट क्यों ना लेना है यार? फिर इंडस है, SIUT पता नहीं किधर, पूरी लाइन ही यही है। और सिंध में हेल्थ का हाल देखना है तो सिविल अस्पताल कहीं का भी देख ले, मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूं, कहीं का भी देख ले, क्या हाल हुआ है सबको पता है। मैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, मेरा भाई है नासिर कुरैशी, इनके चचा जो है वो अस्पताल में एडमिट थे, तो मैं सिविल में थे, तो मैं गया हूं वहां पे। कसम खा के कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैं जब उस वार्ड में दाखिल हो रहा था ना, और मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं, सीढ़ियां तो बनी हुई थी तो पता नहीं क्या पड़ा हुआ था लोहे के, वो अल्लाह माफ करे, वो अंदर की शटरिंग निकली हुई है, बाहर वही रास्ता बना हुआ है सिविल अस्पताल में। ये मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उसके सिविल अस्पताल का हाल ये है। कसम खा के कह रहा हूं, मैं जब वहां गया, मैंने विजिट किया, मैं बाहर आया हूं, लिटरली बता रहा हूं, मुझे उल्टी हो गई, अजीब सी पता नहीं कैसी बू थी उधर। मैं बहुत सच अपना, मैं जो खुद मेरे साथ हुआ है मैं वो बता रहा हूं। अब ये जो हैदराबाद के बेचारे हमारे नुमाइंदे हैं, एक नुमाइंदे इधर है हैदराबाद के, एक नुमाइंदे इधर है मैं हैदराबाद के, यहां वाले जो है वो माशाल्लाह से बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, जो है वो माशाल्लाह सभी वजीर है वहां। तो कभी नजर सिविल अस्पताल पे भी देख लिया करो यार। सिविल अस्पताल हैदराबाद में पूरे सिंध का लोड आता है, उसका हाल ये था। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा सा कहीं देख ले यार, कुछ अच्छे काम भी कर ले आप लोग। एक मेरे पास ये समरी पड़ी हुई है इस बजट में, एजेंडा आइटम नंबर 13, प्रोक्योरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 बेडेड हॉस्पिटल एट लाड़काना फेज 1 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। बिना किसी वो क्या कौन से रूल होते हैं, सेफरा रूल्स, ये लिखा हुआ है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ये कहां गया वो पेज, हाँ, ये डायरेक्ट 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। ये वही अस्पताल है जो अब चांदका के बाद लाड़काना में दूसरा अस्पताल मौजूदा सिंध हुकूमत बनाने जा रही है, जो 600 बेडेड पे मुश्तमिल है। इसके अलावा बीच में ये 17-18 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया लाड़काना में, ये वाला काम किया। अब जो लाड़काना शहर में काम कर रहे हैं, जिस शहर में शहीद दफन है, उस शहर में ये काम कर रहे हैं। 9 अरब रुपए का ठेका दिया जा रहा है, और डायरेक्टली कोई रूल्स की वाले तमाम रूल्स को सस्पेंड करके डायरेक्ट ऑर्डर दिए गए एक फर्म को। इसमें कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी जिसमें टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया? ये कौन सी अर्जेंसी थी? अच्छा, इसमें हुआ क्या है ये मैं बताता हूं, मेरे पास कागज है, अगर कोई साफ कहेंगे तो मैं दे भी दूंगा। डायरेक्ट ऑर्डर गिवन विदाउट बिडिंग बाय एग्जेम्प्टिंग ऑल द रूल्स। अब हो रहा क्या है, जो करप्शन पे होता है ना, जो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग जाता है जी करप्शन, ये क्यों होती है मैं समझाता हूं। CSR 2024 जो खुद इनका पास किया हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें जो बिल्डिंग के रेट होते हैं ना, वो मैक्सिमम अगर जाओ तो 8,000-9,000 स्क्वायर फीट होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8,000-9,000 होते हैं स्क्वायर फीट। ये अली हसन जरदारी साहब बैठे हुए, ये पूरा वर्क्स का पूरे तमाम रोड्स नेटवर्क सब बना रहे हैं, CSR 2024 में बनाते हैं। ये कौन सा अनोखा बंदा था जिसको 9 अरब का ठेका डायरेक्ट दे दिया गया, और उसमें CSR 2024 की वायलेशन हुई है, डायरेक्ट ठेका दिया गया है। 8,000-9,000 स्क्वायर फीट पे सारे महकमे काम करते हैं, इस चहीते को जो है वो 20,000 स्क्वायर फीट का ठेका दिया गया। कागज मेरे सामने, कितनी बुरी बात है। हम पे करप्शन के इल्जाम लगते हैं, इसीलिए लगते हैं भाईजान। 8,000-9,000 की चीज आप कितने में बना रहे हो? 20,000 में। सेपरा रूल्स
सस्पेंड किए और उसके बाद दे दिया एक कंपनी को। और उस कंपनी ने माशाल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20,000 वाली चीज वो बनाएगा वो 8,000 9,000 में अली हसन जरदारी साहब के महकमे वाले भी बना सकते हैं। तो ये जो 9 अरब का काम है, ये टेक्निकली 4 साढ़े 4 अरब का काम था। अगले 4-5 अरब का क्या हुआ होगा आप खुद समझ जाए। इसीलिए बात उठती है, खुदारा इसको, ये कागज है मेरे पास, अल्लाह करे ये गलत हो जाए, सीएम साहब कहते नहीं ये गलत कागज है, मुझे खुशी होगी, सच्ची बता रहा हूं कि नहीं भाई, मुझे भी जो थमा दिए गए ये कागज ठीक नहीं है। एक जानिब लाड़काना का 600 बेडेड हॉस्पिटल के लिए इन्होंने इतनी तेजी दिखाई, इतनी तुंदही दिखाई कि 9 अरब का ठेका डायरेक्ट अवॉर्ड कर दिया गया, 2 गुना ज्यादा प्राइसिंग पे किया गया, सिंध के बजट पे बोझ पड़ा। और जो सेपरेट रूल्स वायलेट किए उसमें शायद आता है नेशनल इंटरेस्ट वगैरह। अब इस लाड़काना के अस्पताल बनाने में कौन सा नेशनल इंटरेस्ट था भाई? कौन सी इमरजेंसी थी जो आपने डायरेक्ट अवॉर्ड कर दिया इसको? जब आप डायरेक्ट अवॉर्ड करेंगे तो फिर वो वाली बात कि जी करप्शन तो होती है, उसकी वैलिडेशन होगी भाई, उसकी वैलिडेशन होगी। और ये काम किया है, आपकी हुकूमत ने किया है, कोई लपकुशाई नहीं है इसमें। ये एनआईसीवीटी कराची वाली बिल्डिंग जो है ये 2016 से बन रही है, पीस वाला जो है ये 2016 से बन रहा है। रिवीजन हुआ, रिवीजन हुआ, हर साल 1 अरब रुपए रख दिए जाते हैं, वो बन के नहीं दे रहा। टोटल शायद कॉस्ट 9-10 अरब रुपए होगी शायद, ये ऐसे ही है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है उसका। कराची का पीड्स कार्डिक यूनिट एट एनआईसीवीटी हर साल 1-1 अरब रुपए रख के जिंदा रखी जाती है स्कीम, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है एक जानिब। दूसरी जानिब लाड़काना में डायरेक्ट काम अवॉर्ड कर दिया गया, 2 साल में काम कंप्लीट करो भाई। तो ये सवाल उठेंगे भाई आपके लिए। मेरी गुजारिश होगी, ये जिसका क्रेडिट हमारे हुक्मरान जमात के लोग ले रहे थे, कि इसको जरा देखा जाए ये कौन सी ऐसी इमरजेंसी हुई थी कि जिसपे सेपरेट रूल्स को जो है वो सस्पेंड करके सीएम साहब ने जो है वो काम डायरेक्ट अवॉर्ड कर दिया। इसको देखने की जरूरत। जाम खान शोरो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बहुत अच्छा काम करी है, इसीलिए किसी अदर की यार 10 मिनट की स्पीच थी, बेचारा क्या क्या करता है अपोजिशन का एमपी है यार। आपका भाई हाजिर है, आपका भाई हाजिर है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पे बात करने के। मैं इस नहीं जरूरी है, एक समरी है मेरे सामने रखी हुई, ये मैं कहा तो गवर्नेंस पे बात कर रहा हूं सिर्फ। ये एक समरी है स्पीकर साहब, बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको अलग से व्हाट्सएप भी करूंगा, इसको देखिएगा जरूर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या काम कर रही है उसकी मैं डिटेल बताने लगा हूं। 2 जगह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने के लिए बिडिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक कंपनी जो है वो क्वालिफाई कर जाती है ये 24 अरब पे, सुजील भाई आप भी सुने गौर से। एक कंपनी क्वालिफाई कर जाती है, ये समरी भेजी जा रही है लोकल गवर्नमेंट एंड टाउन हाउस प्लानिंग की तरफ से, उसमें फिर हमारे जो गुजराए और सीएम साहब हैं उनके रिमार्क्स वगैरह तमाम चीजें। अच्छा वो क्या है, बिड हुई, कंपनी ने क्वालिफाई किया, एक ने क्वालिफाई कर दिया, कंपनी नेम ABC, फिर अचानक एक समरी निकलती है और उसमें ये जो सेप्रा का रूल है ना, सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2009 का, उसका रूल 21 का 1 है, मैं पढ़ देता हूं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट or any other law and rules or regulation made thereunder for the time being in force, government shall have power to grant exemption to procurement of an object or class of object in the national interest of the operation of this act or any other law or rules or regulation made। रीजन क्या दिया है इन्होंने, इस नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद। अब बात क्या चल रही है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कचरे के ठेके पे, मतलब आप समझे बात को, समझे मैं जो समझाना चाह रहा हूं। बात चल रही है कचरे के ठेके देने पर, जिसकी मालियत लगभग 24 अरब रुपए कि भाई उस कंपनी को अवॉर्ड किया जाए और ठेके लिए जाए, और शामिल और कौन से रूल कोट किए जा रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के, कौमी मफाद के। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कचरा जो है वो नेशनल इंटरेस्ट नजर आता है। उस रूल को यूज करते हुए मैंने जैसे बताया था ना, कंपनी A, B और C ने पार्टिसिपेट किया था, A क्वालिफाई हो गई थी। कंपनी X को जो है रूल्स
सस्पेंड करके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया। नाम नहीं ले रहा मैं कंपनी का, बुरी बात हो जाएगी फिर। यानी कि वो पार्टिसिपेट भी नहीं किया, उसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। अब हम जैसा आदमी यही समझेगा भाई कि बातचीत तय नहीं हुई होगी उससे जिसने क्वालिफाई कर लिया था, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट आ गया। मतलब कराची के कचरे पर नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए डायरेक्ट 24 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी को दे दिया जाता है। नहीं बात करें कि यहां पे करप्शन हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं बात करें, हो रही है, कागजों के साथ बता रहा हूं हो रही है, और बड़े धड़ल्ले से हो रही है। ये काम जिन साहब ने किया था ना, ये काम जिन साहब ने किया था वो है बड़े शातिर आदमी। फिर वो चले गए, वो स्वीप वाला जो प्रोजेक्ट है ना उसमें सिंध सॉलिड वेस्ट में थे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में, फिर वो चले गए स्वीप का कोई जो प्रोजेक्ट है उसमें, ना इससे शायद आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। उधर जाके उन्होंने ये जो जीटीएस वाला जो चक्कर है ना, जिसमें फिजिकली कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता इन प्रोजेक्ट्स में, उसके भी जो है वो क्लेम वगैरह जो है वो निकलवा दी है उन्होंने। माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी है। पीएनडी गए वो माशाल्लाह, वहां जाके उन्होंने ये सारे क्लेम जो है निकलवा दिए थे। वो सिंध सॉलिड वेस्ट में वहां ये वाला काम किया, पहले 24 अरब रुपए का डायरेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया, उसके बाद उठ के आए पीएनडी में, और पीएनडी में आके वो जो क्लेम वगैरह तमाम चीजें थी उसको निकाल दिया। अब वो पता नहीं सुना है मैंने, शायद रेड लाइन पे है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोग को ज्यादा पता हो। ये सिंध की आवाम का पैसा है। अभी मैंने 9 अरब ये हेल्थ के बताए डायरेक्ट, 9 अरब हेल्थ के बताए डायरेक्ट, ये 24 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कचरे के बताए डायरेक्ट। ये सिंध की आवाम के टैक्सों का पैसा है। आप मतलब आप लेवल चेक करें यार। नेशनल इंटरेस्ट, इमरजेंसी सिचुएशन, कोई पुल गिर गया था, कचरा तो वैसे ही नहीं उठाते, आज भी नहीं उठ रहा है। आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, खुद बुजुर्गों ने माना ये बात कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो इसमें कौन सी अर्जेंसी लग रही है भाई? अर्जेंसी ये लग रही है कि जो करप्शन का सिस्टम है या जो इस सूबे का सिस्टम है वो चलाते रहना है बस, क्योंकि एक सिंध हुकूमत है, एक उसी के पैरेलल बिल्कुल हुकूमत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। यहां जो गुजरा है, जरा चले ये भी बात कर देता हूं, मैं ढके छुपे लफ्जों में कर दूंगा, एहतियात का दामन अपने नहीं छोड़ूंगा। कितने गुजरा है सूबे में जिनके सेक्रेटरी उनका फोन उठाता है, जरा मुझे ये तो बताएं। मैं आपको नाम लेके बता सकता हूं, आपको नाम लेके बता सकता हूं स्पीकर साहब कि किन किन गुजरा के फोन कौन कौन सा सेक्रेटरी नहीं उठाता। पैरेलल हुकूमत चल रही है जनाब, हाँ सिस्टम की हुकूमत जिसे बोलते हैं। एसबीसीए कौन चला रहा है बताऊं? कितनी चलती है नासिर शाह साहब की बताऊं? बंद बांधो भाई, बंद बांधो, बंद बांधने की जरूरत है। करप्शन पे बंद बांधे आप लोग। खुदारा हो गया, 18 साल ले लिया, मजे कर लिए, अब तो आ जाओ भाई लाइन पे, अब तो राय रास पे आ जाओ। नहीं आना, नहीं आना तो फिर ये बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा स्पीकर साहब, ये मैं बता दूं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी इन द सेंस कि 24 अरब रुपए, जहां 3500 अरब रुपए का सूबे का बजट है, तो वहां 24 अरब रुपए इज नथिंग, पीनट। उसमें ये चीजें निकल रही हैं। हेल्थ बता दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट बता दिया। अब ये धंधे चल रहे हैं, इसकी रोकथाम किसने करनी है स्पीकर साहब? हुकूमत ने करनी है ना। कौन करेगा? हुकूमत ने करेगी। हुकूमत चुप सादी भी है, कोई बात नहीं करनी। और हुकूमत तो इतनी अच्छी हो गई माशाल्लाह, वो तो मुल्तान जा जाके काम कर रही है। ये तो ब्रेकिंग हो जाएगी आज की, अल्लाह की कसम, ये ब्रेकिंग हो जाएगी। मुल्तान की फिक्र लग गई है पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को। मुल्तान में आईटी पार्क नहीं बना, हम बनाएंगे। पता नहीं, हाँ मुझे सरदार शाह की वो स्पीच याद आ गई, सही, अच्छा को रिलेट किया, गुड गुड गुड, कि मुल्तान पहले सिंध का हिस्सा था, इसीलिए शायद पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वहां पे शायद वो काम कर रही है। नहीं, आम का चक्कर नहीं है, सही बोल रहे हैं। सरदार शाह के उस स्पीच से इंस्पायर हो के सिंध हुकूमत ने जो है मुल्तान में आईटी पार्क बनाया। अब समझ में आ गया मुझे। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वो क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, इस पे शजील साहब ने भी कल बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैक्स खालिसतन, इसमें इश्यूज थे, फिर इन्होंने क्या कहते हैं सूबे में वो चेंजेस भी लाए, तमाम चीजें अब सेटल हो गई। अब शायद 1.25 पे एग्रीमेंट हुआ है,
जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कर लेगा तो शायद उसके लिए ये लगभग जो टेंटेटिव अमाउंट बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास उन्हीं का एक्साइज वालों के नंबर है। 20 में 74 अरब, 21 में 84, 22 में 75, 23 में 99, 24 में 162 और 25-26 में 180 अरब रुपए। अच्छा मैं सच्ची बात बताऊं, ईमानदारी वाली, मुझे नहीं पता ये बैंक के पास पड़े हुए, सिंध गवर्नमेंट के पास पड़े हुए पैसे या फेडरल के पास, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, ये पैसा जो है खालिसतन शहर कराची का पैसा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का पैसा पोर्ट से गाड़ी निकलती है, हमारे मोटरवे पे जाके लगती है, तो उसमें शहर यूज तमाम चीजें, उसका एक प्रोपोर्शन रखा हुआ था, जो वो प्रोपोर्शन 1.8 था, जिसको कम करके 1.25 पे एग्री कर लिए। ये पैसा खालिसतन 674 अरब रुपए बनता है, ये शहर कराची का पैसा है। मैं आज आपके सामने इस बहैसियत ऑपोजिशन लीडर वज़ीर आला सिंध से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और ये हमारी डिमांड भी है कि ये 674 अरब रुपए अपने ही जियाले मेयर को दे दे, वो कराची के मसले हल करा। आप यकीन करेंगे पैसे उधर चले जाएंगे, ना पानी का रोना होगा, ना सेवरेज का रोना होगा। जिसे आप कहते हो ना कि आप लोग सियासत करते हो, हमारी सियासत ही खत्म हो जाएगी। काम करेंगे सर, आपका मेयर काम करेगा, हम करवाएंगे उससे काम, ये हमारे रोने खत्म हो जाएंगे। इसमें K4 का मसला भी हल हो जाएगा, आपकी ऑगमेंटेशन का भी मसला हल हो जाएगा, जो कि आप बैनुल-अक़वामी बैंकों से उठा के कर्जों के पैसों पे ऑगमेंटेशन का काम कर रहे हैं, और उसमें अल्लाह माफ करे क्या क्या हो रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। उसका पीडी जो है वो क्या कर रही होती है, आप पीडी वो खातून है शायद कोई, अल्लाह माफ करे। स्पीकर साहब, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको टेंडर चाहिए, आपको काम करना है, लाओ 20% रखो साइड पे। पूरी कहानी सुना सकता हूं, पूरी कहानी सुना सकता हूं कि वो पीडी क्या कर रही है, और जो भी बात करूंगा मैं जो इस फ्लोर पे खास तौर पे माइक में कर रहा हूं, कागज के साथ करूंगा मैं। अब वो अलग बात है, कमीशन की कोई रसीद तो होती नहीं है भाई, यहाँ पे परसेंटेज कोई पकड़ेगा, उसकी रसीद तो काट के नहीं देगा ना कि हाँ भाई मैंने तुमसे जो है 5% कमीशन लिया, 10% कमीशन लिया, 15% कमीशन लिया, 20% कमीशन लिया। उस कमीशन की रसीद मैं नहीं ला सकता, मैं एग्री करता हूं, उसके कोई शवाहिद नहीं है, मगर जो माशाल्लाह जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, किस तरह चीजें मिलती हैं, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे बिना करप्शन के कोई निजाम काम नहीं कर सकता इस सूबे के अंदर। और इसमें सियासतदान 5%, ये जो 40-45 बैठ के अफसरान खाते हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा यार? ये डीजी से शुरू करो, डीजी के 3% से शुरू करके एक जो सब इंजीनियर के 8 आने या 1 रुपए बनते, उनका हिसाब कौन लेगा यार? इस सूबे में तो एक अलग धंधा लगाया हुआ है, हर के अपने परसेंटेज है। वो मुझे याद है, एक साहब थे, मैं नया एमपी बना था 2018 में, तो मेरी वो पानी का एक लाइन थी, वो मुझे चेंज करवानी थी, और पानी की लाइन में तमाम अफसरान के साइन हो गए, ठेकेदार आ गया, जो वाटर कॉर्पोरेशन बन गई है, वाटर बोर्ड की, उसका जो प्रोसीजर था वो हो गया। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो जो गली का पाइप चेंज होना था, वो माशाल्लाह जो सब इंजीनियर साहब है वो आके नहीं दे रहे थे। मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, मैंने कहा भाई ये काम था, ये क्यों नहीं किया है? बहरहाल वो रोते धोते मेरे घर पर आया, उसने कहा सर वो मसला ऐसा है कि सब इंजीनियर की जो 8 आने की अमाउंट होती है ना, वो मैंने उसको दी नहीं है ना, तो वो मेरे साइन नहीं कर रहा, वो साइन नहीं कर रहा, तो इसलिए काम नहीं हो रहा। मैंने उस सब इंजीनियर से पूछा कि भाई खुदारा, तुम तो 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हो, कब्र में पाओ तुम्हारे, तुम अल्लाह माफ करे, ये लोग करप्शन को हक समझते हैं कि तनख्वाह तो अपनी जगह, सर ये तो हमारा राइट है, एलसीएन के अपने पैसे हैं, एससी के अपने पैसे हैं, चीफ के अपने पैसे हैं, डीजी तक के अपने पैसे हैं, फिर जो ऊपर बैठा होता है उसके भी होते हैं। इस सूबे में है, इससे इनकारी कैसे हो सकते हैं? ये इस सूबे में करप्शन का मसला है। उस करप्शन को, एक साहब का नाम लिए बगैर एक बात करूंगा, वो बोलते हैं यार अली तुम्हें तो पता है ना मैं नहीं लेता। मैंने बोला हाँ माशाल्लाह बहुत शरीफ आदमी है, नहीं ले, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरी बात हो जाएगी। मैंने कहा यार आप नहीं लेते, मगर आपके नाम पे तो निकलता है ना उस इदारे से, वो कौन लेता है फिर? आप शरीफ है मान लिया मैंने। इस सूबे को इस नहज पे लेकर आ गए ये लोग। मैं किसी की जाती खुदा न खास्ता मैं नहीं हो रहा, मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। ये पेपर्स बता रहा हूं कि डायरेक्ट काम दिए जा रहे हैं माशाल्लाह, ठेके में वैसे पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो खुदा इन सब चीजों पे बंद बांधने की जरूरत है। मैं आई बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड द सिटी ऑफ कराची, मेरे लिए ये कंसर्न है कि मेरे सूबे की हुकूमत के पास पैसे ही नहीं पड़े हुए काम कराने के लिए। नहीं है मेरे लिए कंसर्न, है मेरे लिए कंसर्न। यहां करप्शन का बाजार गर्म है। खुदारा इन चीजों को देके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत देके बहुत जमहूरी बनते हैं, बहुत चैंपियन बनते हैं, फेडरल में जाके तमाम चीजें कर रहे होते हैं। व्हेन इट कम्स टू वहां जाके भाई 50% तनख्वाह बढ़ाओ,
वफाकी हुकूमत है, खुद ने कितनी बढ़ाई है, खुद ने कितनी बढ़ाई है। नहीं करें ये वाले काम, नहीं करें, अपने आप के कॉल फेल में तजाद आ जाता है। अब लोग समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, वो देख रहे होते हैं भाई एक ही उसमें जो है वो टिकटॉक पे या दीगर अकाउंट्स पे कि आपके कौमी असेंबली के लोगों की स्पीचें चल रही होती हैं, जैसे ही ऊपर करते हैं सूबाई असेंबली की जो है वो सईद गनी की तकरीर आ जाती है। सब कुछ नजर आ रहा है। अब तो खुदारा इस पे बात करने की जरूरत है, सीरियस टॉक करने की जरूरत है। और मैंने पीपल्स पार्टी को ना मेरे जमात इस्लामी जितने दीगर लोग हैं, मैं तो बिल्कुल जनरल बजट स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मुझे बहुत सालों ने बोला कि यार चले वाले की नहीं अली खुर्शीदी तुम्हारी स्पीच, मैंने कहा ना चले यार, मेरा काम है, मैं लेजिस्लेटर हूं, मैं बजट पे ही बात करूंगा। अगर मैं भी लग जाऊंगा पॉलिटिकल स्पीचें करने में तो भाई उसके लिए पूरा साल पड़ा होता है यार, हम कर लेंगे हम उसमें कर लेंगे। मगर अभी जो ये सूबे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सूबे के अवाम के टैक्स के पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें मैं लबकुशाई करूंगा, ये मेरा राइट है। अभी है टाइम, अभी यार मुझे ज्यादा रह गया। हाँ एक और प्रोजेक्ट है स्पीकर साहब, पीपीपी मोड कश्मीर कनकोट, काफी अरसे से बजट में पड़ा हुआ है ये। अभी गए भी थे पूरी शायद काबीना या पता नहीं बहुत सारे अरकान उस पर गए भी थे। उसमें पता क्या हुआ, ये समरी लेके बैठा हुआ मैं हाथ में, पढ़ देता हूं मैं। रुपीज 16.8 बिलियन रिमेन टू बी फाइनेंस्ड प्राइमरली थ्रू कमर्शियल डेट, the remaining equity contribution and the government of Sindh additional contribution. A summary of the financing structure is reproduced below. सर 16 अरब रुपए माशाल्लाह, कहाँ गया, हाँ ये रहा 16 अरब रुपए। ये कौन सा पीपीपी मोड है जिसमें पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं यार? आप 16 अरब रुपए इधर दे दिए। उसके बाद फिर एक और बात हुई है, डायरेक्टेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट द इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी की बात हो रही है यहाँ पे, अप टू 5 अरब रुपए। यार ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है मतलब जिसमें आप ठेकेदारों को जो है वो एलसी की बात कर रहे हैं, 5 अरब रुपए उसमें लेवरेज दे रहे हैं, 16-17 अरब रुपए की वहां पेमेंट कर रहे हैं। ये मुझे जरा थोड़ा समझा दें, मैं चूंकि फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं तो मुझे इसमें डाउट है कि कहीं ना कहीं ये पीपीपी मोड की आड़ में जो है ना किसी का पर्सनल जो है ना मामला जो है वो सारी चीजें हो रही है। मतलब इसमें ये जो हमारे इसके अलावा भी जो हमारे पीपीपी मोड है, हमारे जैसे मीरपुर खास हैदराबाद जो डुअल कैरेज वे, वो पहला पीपीपी मोड पे हमारा बना था। अब उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है हमें भी तो पता लगे। पीपीपी मोड बहुत अच्छा है, सब तारीफ, हमें पता तो लगे कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं एज ऑफ टुडे सिंध गवर्नमेंट, और कितने क्लेम दे चुकी है गवर्नमेंट उन डुअल कैरेज में, तो इसमें भी पता है ना, बात करें पता चला जितने का बच्चा नहीं उतने का झुंझुनवा चल रहा है। मुझे आई सीरियसली डाउट कि इस पे क्या हर प्रोजेक्ट पे यही काम होगा। मलीर एक्सप्रेसवे तारीफ ही नहीं की, इतना अच्छा रोड बना दिया हमने, भाई बिल्कुल बनाया है, वैसे ही बनाया जैसे 8,000 9,000 CSR 2024 आपने प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया 20,000 स्क्वायर फीट पे, वही हाल मलीर एक्सप्रेसवे का भी आप लोगों ने किया। आपने CSR अपना ही बनाया हुआ CSR 2024 फॉलो नहीं किया है मलीर एक्सप्रेसवे में, जिसको शारा भुट्टो मंसूब किया गया नाम से। सर मैं टेंशन नहीं लें, या तो CSR 24 फिर हर मिनिस्टर को ये इख्तियार दे दें वजीर आला साहब कि भाई अगर तुम चाहो तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो CSR 2024 पे दो, नहीं देने तो कोई बात नहीं, मेरी तरह एक समरी घुमाओ, दे दे, हर मिनिस्टर को अलाउ कर दे। यहाँ पे हर मिनिस्टर फिर अपनी मर्जी से जो है वो ये काम करता है। भाई सूबे में कानून है, उसका पास रखने की जरूरत है, नहीं रखा गया। बहरहाल इस शहर की आवाम, इस सूबे की आवाम ये जानना चाहती है कि गुल प्लाजा का इंसिडेंट की असल वजूहात क्या थी, कम से कम उसको पब्लिक करें, क्या मसला है उसमें। भाई उस कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने में पीपल्स पार्टी को क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसको पब्लिक कर दे ताकि हम भी पढ़ लें, अच्छा अरकान के साथ शेयर कर लें, ये जो असेंबली है उसके साथ, मतलब मेरे कहने का था ये असेंबली के साथ शेयर कर ली जाए ताकि कम से कम हम अरकान को ये बात समझ में आए कि क्या वजूहाती, क्या मुहर्रिकात, क्या मसाइल थे, किसकी वजह से लगी, क्या चीजें कमी थी वहां पे, किन चीजों का हमें आगे ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ भी नहीं बताया, बस वो 3-4 वज़रा थे, उन्होंने घूम घूम के एक कमरे में चाय कप पिया, फिर दूसरे कमरे में चाय पी और उसके बाद सारे काम हो गए, निपटा दिया। ऐसा नहीं करें यार, हमें भी बताएं। पता नहीं जिया साहब ऐड कर रहे थे शायद। इसी तरह इस सब्सिडी में भी सप्लीमेंट्री में मैं देख रहा था 50-60 अरब रुपए जो है वो
50-60 अरब रुपए जो है स्पीकर साहब वो सब्सिडीज की मद में दिए हुए हैं, पेंशन वगैरह की मद में दिए हुए। इसी के जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन का मसला आज से नहीं, अरसे दराज से नहीं हो रहा रिजॉल्व। अच्छा, जब भी हमारी पीपल्स पार्टी के हमारे सीएम साहब से खास तौर पे जब बात होती है, हम इसको जरूर फोकस करते हैं कि जो केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन है, केडीए के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, केडब्ल्यूएससी के रिटायर्ड मुलाजमीन है, एसबीसीए के रिटायर्ड मुलाजमीन है, सिंध भर की जितनी काउंसिल्स है उसके रिटायर्ड मुलाजमीन है, उनकी पेंशन वगैरह जो तमाम चीजें पेंडिंग है, इसको सिंध हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए वन शॉट पेमेंट देके जान छुड़ा है। लोगों की जमा पूंजी है पहली बात, फिर किसी को कि बच्ची की शादी करनी है, दीगर मसाइल हैं, वो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, कोई दुकान लेके बैठ जाएगा, कोई केबिन खोल के बैठ जाएगा। इसको जरा इंसानी बुनियादों पे मेरी एक मर्तबा फिर सीएम साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इसको देखने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस सूबे में सैलरी बढ़ाई गई 7%, ऐसा ही है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली के मेंबरान जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से है, वो वफाकी हुकूमत को बता रहे थे कि जी आप बता रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि लगभग 40%, 50%, 20%, 25%। मेरी दोबारा एक मर्तबा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस सीएम साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि देखें सीएम साहब, ये जो छोटे ग्रेड के लोग हैं ना, ये 1/5 वाले, ये बेचारे अपनी जो मौजूदा तनख्वाह है ना उसमें भी वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं अल्लाह ही जानता है। खुदारा खातिर खां इजाफा किया जाए। लगभग मुझे नहीं पता क्या फिस्कल स्पेस मौजूद है क्या नहीं है, मगर मेरी जाती राय है कि कम से कम उनको उनकी तनख्वाहों में जो छोटे ग्रेड के मुलाजमीन है उनकी कम से कम 20% तो बढ़ाई जाए यार। भाई ये जो बड़े मुलाजमीन है ना, ये जो 16 ग्रेड ऊपर वाले, ये तो कमीशन से भी अपना पूरा कर लेते हैं, साल साल अपनी तनख्वाह पे भी हाथ नहीं मारते। ये तो हज और उम्रे के लिए रखे हुए होते हैं इन्होंने पैसे, क्योंकि वो हलाल के पैसों से करना होता है। काम धंधे पूरे चलेंगे, उम्रा जो है वो हलाल के पैसों से करना है, कुर्बानी भी, सॉरी बकरीद की कुर्बानी भी। तो ये जो बड़े ग्रेड वाले अफसरान हैं इनका कुछ नहीं हो रहा भाई, इनका कोई मसला नहीं है। मेरा कंसर्न ये जो छोटे ग्रेड के लोग हैं उनका है, बेचारे जो उस कमीशन में शामिल नहीं होते, उनके लिए खुदारा तनख्वाह बढ़ाई जाए, 20% बढ़ाई जाए। मेरा जो पुलिस का सिपाही है इस सूबे का, वो बेचारा 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहा होता है, 8 घंटे की अब कर दी है, खड़े हुए जी धूपों में खड़े हुए, उनकी तनख्वाह कितनी है भाई? वो पंजाब के बराबर ही कर देना यार। हमारे सूबे का वजीर दाखिला हमारा सिपाही है, हमारी पुलिस है, वो बेचारे इतनी सख्त ड्यूटी कर रहे होते हैं। हमारे ट्रैफिक वाले जो है, ट्रैफिक वार्डन जो है, वो इतनी सख्त ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो खुदारा जो ये करने वाले काम है वो नहीं करते, फिर बोलते हैं तारीफ करो। भाई ये करने वाले काम मैं बता रहा हूं आप लोग को, आप करेंगे आपकी नेक नामी होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। मैं जो आज ये डिमांड कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोगों की डिमांड है, लोगों की डिमांड है। तो खुदारा इस पे सोचने की जरूरत है। ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ था सरदार शाह साहब, एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी, स्पीकर साहब आप खुद उसको हेड कर रहे हैं। ये जो पीएसटी जीएसटी का जो मसला है, 40+ मार्क्स दीगर चीजें, मेरी गुजारिश होगी आपसे भी, एजुकेशन मिनिस्टर से भी, मैं खुद भी उस कमेटी का मेंबर हूं, कि खुदारा इस पे बुला के इसको फाइनल किया जाए। लोग बेचारे बड़े परेशान है, खुदा की कसम बहुत परेशान है। आपको भी सैकड़ों मैसेजेस कर रहे होंगे। मैं आज सुबह जब मैं यहां आ रहा था, मुझे एक कॉल करनी थी, मैं कॉल नहीं कर पा रहा था तो क्योंकि मुसलसल मेरे पास कॉल आई जा रही है उन्हीं बच्चियों की। तो खुदारा इसको भी देखने की जरूरत है। ईसीटी कैंडिडेट्स की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें शायद 55 मार्क्स है, वो कैबिनेट से अप्रूव होनी है, उससे नीचे वाले मार्क्स उनको लिया नहीं जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मेरी भी ये ईसीटी कैंडिडेट जो अर्ली चाइल्डहुड जो टीचर्स है उनके लिए भी मेरी गुजारिश होगी कि खुदारा इस पे कोई लेवरेज दे, क्योंकि जीएसटी और पीएसटी के लिए आपने किया ना, एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया, अब वो ईसीटी वाला भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई उसको भी नीचे कर दो, मैं 50 वालों को ले लो। मेरे पास 54 मार्क्स वाले पता नहीं कितने सारे लोग आ गए, बच्चे आ गए कि भाई हमारी जॉब नहीं मिल रही 1 मार्क्स की वजह से। तो खुदारा एक जेन्युइन मसला है, इस पे बैठ के डिस्कस कर ले, जो बेहतर हल हो वो कर ले। मैं तो उसमें अब गवर्नमेंट के साथ हूं, सपोर्ट है तमाम चीजें। दूसरी एक और बात, ये सिंध पुलिस डिपार्टमेंट SPD1 एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इशू है। वजीर दाखिला बैठे हैं, वजीर आला साहब भी बैठे हैं। ये वेटिंग कैंडिडेट पता नहीं कब से वेट ही कर रहे हैं, पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। आपके पास भी आते होंगे स्पीकर साहब, और कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रेस क्लब के बाहर खड़े हुए। खुदारा इनके मसलों को हल करे, ये हुकूमत उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। दूसरा देखिए स्पीकर साहब, ये एक बस मेरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे जिया लंजार साहब हैं, माशाल्लाह वफाकी वजीर दाखिला है ये, और ये कल ना तस्वीर दिखा रहे थे यहाँ पे,
एक तस्वीर दिखा रहे थे वो किसकी, सिंध फॉरेंसिक लैब की, 2016 से बनी रही है। अभी भी बोल रहे थे कल के हम बना रहे हैं यार, मतलब एंड है। 16 से एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, 16 से एक ही बात किए जा रहे हैं। भाई किसी कोई इनसे सवाल करे सिंध फॉरेंसिक लैब, जी हम बना रहे हैं। अगले साल फिर सिंध फॉरेंसिक लैब, जी हम बना रहे हैं, जी हम बना रहे हैं, जी हम बना रहे हैं, जी हम बना रहे हैं। 10 साल हो गया है बोलते बोलते, कब बनाओगे यार, बना दो, कब बनाओगे, कब बनाओगे। किसी मिनिस्टर से पूछो ये काम क्यों नहीं हो रहा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत है यार, पैसे ही नहीं है, मुश्किल हालात है। ये नाजुक लोग नहीं खत्म होके दे रहा है, एक तो क्या बोलूं मैं। तो स्पीकर साहब मेरी गुजारिश होगी कि ये सिंध फॉरेंसिक लैब, अल्लाह करे आईजी साहब कल बैठे थे, मिनिस्टर साहब की तकरीर थी और आप लोग का डिपार्टमेंट भी, ये तमाम चीजें इसको कर ले भाई, कर ले, खुदारा कर ले। नहीं कर पा रहे आप लोग, बहुत सारी ऐसी बातें। इसी तरह देखे, एक बच्चा अभी जून चल रहा है, जून के महीने में ग्रेजुएट हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफर करती है नौकरी जुलाई में। टेक्निकली वो बच्चा जो जून में ग्रेजुएट हुआ है, वो जुलाई में सरकार की दी हुई जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब अप्लाई करता है तो उसको ये बताया जाता है कि अगर तुम आईबीएस चक्कर से पास हुए हो और तुम्हारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। अब मुझे बताएं स्पीकर साहब, आईबीए का टेस्ट लास्ट कब हुआ था मुझे नहीं पता, शायद 22 में हुआ है, 23 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। आप इन लोगों को ऐसे कुछ हुआ होगा, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जो बात है सीधी बात कर रहा हूं। अब इस दौरान जो है, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट करता है, उसका क्या कसूर है कि वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो मेरी गुजारिश ये है, जो टेस्ट का प्रोसीजर है, इसको कोई ऐसा निजाम बना दिया जाए, ऑनलाइन आईटी माशाल्लाह एआई तमाम चीजें मौजूद है, कि कहीं कोई बच्चा भाई ग्रेजुएट करके, ठीक है, वो अप्लाई करे, वो आके टेस्ट दे और उसके बाद अगर वो पास हो जाता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, देन अप्लाई कर दे। अब यहां पे बहुत सारा एक ऐसा चंक मौजूद है जिसको क्या कहते हैं, वो पास तो किया हुआ है, अपना इंटर किया हुआ है, उसने ग्रेजुएट किया हुआ है, मगर उसने आईबीए का टेस्ट नहीं दिया हुआ, इसी एक बुनियादी वजह से जो है वो बेचारा अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें कोई ऐसे काम किए जाए गवर्नमेंट की जानिब से कि कम से कम वो देन एंड देयर टेस्ट दे सके, उसको सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर जाके अप्लाई कर दे। पहली बात। दूसरी बात एसपीएससी से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा तद्दा मैं लेकर आया हूं। ये जब एसपीएससी की बात आती है तो यहां पर बड़ी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सबसे पहली बात, कब होगा टेस्ट, कैसे होगा, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उसका दिल चाहता है वो मार्च में ले लेता है टेस्ट, वो उसका दिल चाहता है वो अक्टूबर में ले लेता है टेस्ट। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पहली बात हो जानी चाहिए। अब तो माशाल्लाह इतना सारा इख्तिदार हो चुका है, अब तो कम से कम इस इदारे में तो यूनिफॉर्मिटी ले आए, पूरे सिंध को पता हो कि किस टाइम टेस्ट होगा, हर डिपार्टमेंट अपनी डिमांड्स भेज दे कि कितने अफसरान चाहिए। ये सब काम हो सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आज की तारीख तक नहीं हो सके। अच्छा होता क्या, सीसीई 2024 की मैं अगर मैं बात करूं, स्पीकर साहब मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये मेरे पास पूरा थद्दा पड़ा हुआ है, मैं उल्टा करके इसलिए दिखा रहा हूं कि शायद इसको भी कोई जूम ना कर दे। इसमें ना किस किस के बच्चे पास हुए हैं स्पेसिफिकली, पूरा सिंध फेल हो गया, अफसरान के बच्चे पास हो गए, पूरा सिंध। 11,000 बच्चे अपेयर हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11,000 में से कमोबेश 60 से 70 लोग पास होते। पता नहीं क्या सुरखाब के पर लगे हुए थे उनके अंदर कि 11,000 सिंध का बच्चा, सिंध का नौजवान बेटा बेटी फेल हो जाते, वो 70 नौजवान जो है वो पास हो जाते। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं किसी का, सबके नाम है तस्वीर के साथ कि किसका बच्चा, किसका नेफ्यू, किसका फला, किसका ढिमका। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, ये बहुत पिंडोरा बॉक्स है। मेरी गुजारिश क्या होगी, मैं पॉजिटिव बात करने लगा हूं। मेरी गुजारिश ये होगी कि इस पे हुकूमत इंक्वायरी करे, नहीं तो स्पीकर साहब आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप कम से कम कोई कोई पार्लिमानी कमेटी कोई या हुकूमत खुद ही ये काम कर लेना यार, इस पे इंक्वायरी तो हो कम से कम। लोगों के वो जो नौजवान बच्चा बच्ची है कराची से लेकर कश्मीर, बदीन, शिकारपुर, नवाबशाह, मीरपुखा, सक्कर, लाड़काना, बदीन, सभी के तो बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट में अपेयर हुए थे। मुख्तलिफ गुजराओं के पास जा रहे हैं वो लोग, डेलीगेशन बना के ज्यादा थी वो साईं, ज्यादा थी वो सिंध जो नौजवान साझो है ना ज्यादा थी। तो ये वाला मसला इसको हुकूमत और खास तौर पे मैं चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्रोविंस के हैं चीफ मिनिस्टर साहब इसको टेकअप करें
कि ये क्या इसका एक तो वे आउट निकालें, इस मसले को हल करें जो सीसी 2024 में हुआ, और फिर यूनिफॉर्मिटी लाएं इदारे में। इसमें बहुत सारा हेर फेर मौजूद है। असल जो एक सिस्टम वाला जो धंधा है वो इस डिपार्टमेंट से भी चलता है। इस डिपार्टमेंट से ये कोई नेक लोग नहीं बैठे हुए माजरत के साथ। हाँ, उसमें अब जो आपको तमाम चीजें टेक्निकल डिटेल्स है वो सीएम साहब आप ही बेहतर समझेंगे, क्योंकि ये महकमा आप ही की हुकूमत में तमाम चीजें हैं। तो मैंने सोचा ये मैं एसपीएससी पे खास ये वाली बात जरूर करूं अपनी तकरीर में। दूसरी एक अहम चीज, हुकूमती अरकान भी मेरे कान में ये वाली बात बोलते हैं, हमारे अपोजिशन की साइड से भी ये वाली बात होती है। एक ये कोर्ट के सामने एक बिल्डिंग बन रही है सर, जिसे एमपी हॉस्टल कहते हैं, कि क्या जिंदा लाश खड़ी करके रखी हुई है 15 सालों से। स्पीकर साहब, जो हमारे अरकान, चलो हैदराबाद वाले डेली आउटबैक कर लेते हैं, अब बेचारे हैदराबाद से लेके जो वो आगे तक वाले हैं, अगर वो बजट के तकारीर और बजट सेशन चल रहे होते, लंबे लंबे सेशन चल रहे होते, तो उसमें वो बेचारे एमपी हॉस्टल एमपीएस के नाम पे बना था, वो पता नहीं क्या धूल लग रही है, उसके जो फर्नीचर पड़े हुए, उसके जो एसी, सब तो बर्बाद हो रहा है वहां पे, वो भी आवाम के टैक्सों का पैसा है स्पीकर साहब। उसमें तो खुदारा हर साल स्कीम बस जिंदा करने के लिए कुछ पैसे हमारे ये पीएनबी वाले बाबू जो है ना वो कर देते हैं, और चलाए जा रहे हैं जी, चलाए जा रहे हैं। उसमें पता नहीं नैब की इंक्वायरी, तो ये इंक्वायरी, तो वो इंक्वायरी, और ढाक के 3 पात, काम कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी एमपी हॉस्टल, अब तो वो क्या वो नहीं, तो प्लास्टर उखड़ना शुरू हो गया वहां से, पता नहीं वो तो हंटिंग से प्लेस बन गई है वो, मुझे नहीं पता अंदर, अल्लाह माफ करे, जीन भूतों का भी बसेरा हो जाता है ना स्पीकर साहब, तो वहां वो तो नहीं हो गया। और फिर मेरे इत्तला के मुताबिक इस पे जो हमारे सरकारी बाबू ने इस पे भी चाइना कटिंग करने के लिए तैयार थे, सच बता रहा हूं मैं। तो ले लो भाई, ये भी ले लो, ये भी ले लो, कुछ नहीं छोड़ना। करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके सामने, कमीशन मैंने बता दिया, सब तो वही लोग लेके जा रहे हैं। यार ये बिल्डिंग बची थी, ये भी लेके जाओगे आप लोग क्या? ये भी लेके जाओगे? इनका हाल तो ऐसा है, वो एक शेर है, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो। तो ये स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश होगी कि इस मसले को भी टेकअप किया जाए, केएमसी की स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है शहर कराची, और इधर जो लोकल काउंसिल है हमारी केएमसी, उनके जो मुलाजमीन है, मैंने जैसे जनरली मैंने तमाम ही काउंसिल एम्प्लॉइज के पेंशन वगैरह पे बात की है। इसके साथ साथ जो केएमसी मुलाजमीन है वो शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। उनका जो तनख्वाह यहाँ से बढ़ती है वो भी नहीं मिलती है उनको, केएमसी मुलाजमीन को। वो पता नहीं क्या वो इसराइली पासपोर्ट होल्डर है केएमसी के जो एम्प्लॉइज है या कौन है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है। इसको भी जो भी हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है वो कम से कम केएमसी के जो कस्टोडियन है, मेयर साहब जो है, उनको बताएं कि भाई उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं, जिस अंदाज से हुकूमत बढ़ा रही है उस अंदाज से केएमसी भी बढ़ा ले। इसमें क्या मुसीबत वाली बात है। दूसरी है कि इसी तरह एचडीए है, वासा है हैदराबाद की, अगर मैं और फिर ऑनवर्ड्स आगे हम लाड़काना तक चले जाए, सबका यही हाल हुआ है। कहीं जो है तनख्वाहें नहीं बढ़ रही होती है। लोकल काउंसिल में जो 30 ईयर गवर्नमेंट के तहत इदारे चल रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी है, वो भी सिंध के बाशिंदे हैं, सिंध के अफसरान है, सिंध के एम्प्लॉइज है, उनका भी ख्याल उसी तरह किया जाए जिस तरह सिंध सरकार जो है वो अपने एम्प्लॉइज का करती है। तो ये कोई इसमें कोई नई अनोखी बात नहीं है। इसी तरह मैं फायर ब्रिगेड का मैं जानबूझ के इसलिए तस्करा करना चाह रहा हूं जो एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि अभी हमारे पर रिसेंट इंसिडेंट हुआ गुल प्लाजा वाला, उन फायर फाइटर्स ने जो है अपनी शहादतें दी हैं, ठीक है ना। वो फुरकान मुझे याद है, मैं उसकी नमाज जनाजा भी अटेंड करने गया था। तो उन फायर ब्रिगेड के जो मुलाजमीन है ना, उनका 36 माह से ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। मैं चाहूंगा मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसको नोट करे। फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन है, 2012 में केएमसी के तमाम डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन हो गई थी, मगर फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन नहीं हो सकी है। इसी तरह फायर ब्रिगेड मुलाजमीन का मेडिकल ना होने की वजह से आग जो लगती है उसमें जो जख्मी हो जाते हैं वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हुकूमत को करने की जरूरत है। अगर ये कर लेगी हुकूमत तो हुकूमत की नेकनामी होगी। फिर वो जो लिस्ट है जिसमें आप लोग कहते हैं कि जी ऑपोजिशन जो है वो हमारी तारीफ करे, आप ये काम कर देंगे हम आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे। सीधा सा बिल्कुल 2+2 वाली इक्वेशन है ये कि आप अच्छे काम करें हम आपकी तारीफ करेंगे। एक और बात एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन मिनिस्टर भी मौजूद है यहाँ पे, और एजुकेशन मिनिस्टर प्राइवेट स्कूलों में ना स्पीकर साहब
हम सब शादीशुदा बच्चे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूलों में। ये दो तीन चीजें ऐसी हैं, बड़ी टची सी हैं, एक फैमिली जो है वो इससे इफेक्टेड है। वो ये कि एक तो ये जून जुलाई की फीस आप लाख मना करते रहे, हुकूमत लाख मना करते रहे कि नहीं भाई नहीं लेंगे, इकट्ठा वो जून जुलाई की फीस जो है वो इस तरह नहीं होगी, मगर आज भी तमाम प्राइवेट स्कूलों में जून जुलाई की फीस ले ली जाती है, पहली बात। इसके अलावा एक कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि भाई यूनिफॉर्म बच्चा उसके पेरेंट्स जो है वो कहीं से भी ले लें यार। मैं एक्स स्कूल में पढ़ता हूं, मैं यूनिफॉर्म मैं कराची में रहता हूं, तो कराची में किसी भी जगह से मैं ले सकता हूं ना, इतनी तो मुझे अलाउ है, मुझे कोर्ट के ऑर्डर लगे हुए हैं इसमें। मगर हाल ये है कि स्कूल की जो इंतजामिया है, प्राइवेट स्कूल की जो इंतजामिया है, वो बाउंड करती है पेरेंट्स को कि आपको यूनिफॉर्म लेना है तो हमारे ही जो एक जो बुक स्टोर है वहीं से, या यूनिफॉर्म का जो सेंटर है जहां से यूनिफॉर्म मिलते हैं वहीं से मिलेंगे। तो ये जो बाउंडिंग हुई हुई है, हुकूमत बैठी हुई, हुकूमत बोलती है सदा शाह से, आप अभी पूछेंगे वो बोलेंगे नहीं गलत हो रहा है काम, गलत हो रहा है काम, मगर हो रहा है इस सूबे में। एक पेरेंट्स, एक फैमिली जो है इसकी इफेक्टिव होती है। हमारे भी बच्चे वो जाते हैं, वो यही बाउंडिंग है कि जी यूनिफॉर्म तो फला जगह से ही लेना है, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा उसके अंदर। इसी तरह किताबें हैं, कॉपियां हैं, खास तौर पे कॉपीज हैं, वो उनके प्रिंटेड होती है स्कूलों की, एक मनमानी लगाई हुई है। वो पता है एक चीज, इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 20 रुपए की है, स्कूल अपना लोगो लगाता है, वो 100 रुपए की बेचता है, और सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे बाउंड है उन्हीं के लेने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो उनके बच्चों को उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, उनको बैठने नहीं देंगे, उनको स्कूल से निकाल देंगे। तो ये सारे काम अपोजिशन ने थोड़ी करने यार, हुकूमत ने करने, और हुकूमत करे तो अपोजिशन आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है कि इसको खत्म करें यार। ये पूरे सिंध का मसला है, ये मेरे अपने घर का मसला है, इनके वालों को थोड़ी मसला है यार। ये तो पीपल्स पार्टी वालों का भी मसला है, ये तो जमात इस्लामी का भी मसला है, पीटीआई के दोस्तों का भी मसला है। तो हम सबको मिलकर काम करना होगा इस पर। इन चीजों पे आप इकट्ठा हो रहे नहीं। आप ये काम करें, कसम से मैं फ्लोर पे खड़े होकर बोल रहा हूं, मैं आपकी तारीफ करूंगा। आप काम अच्छे करना शुरू होंगे, हम आपकी तारीफें करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना करें और बैठ के कसीदे करते रहे। नहीं, ऐसी इक्वेशन नहीं चलने वाली, आपको काम करना होगा। दूसरी एक बात, थोड़ा सा टची, पीपल्स पार्टी वाले इसमें बड़े नाराज हो जाते हैं जब भी हम ये बात करते हैं। कौमी असेंबली में हुआ ये वाला काम, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक अखबार की खबर आपके साथ हेडिंग शेयर कर देना और डिटेल भी नहीं पढ़ना। ये जंग अखबार की कटिंग है और खबर है 24 जून 2026 की। और गलत है तो इसको इस पे केस करें इनके अखबार वालों पे कि गलत बात बोली जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 25 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां, 5,558 खवातीन का एक शख्स शौहर, 12,000 सरकारी मुलाजमीन को 51 करोड़ तकसीम। मैं नहीं कह रहा, ये जंग अखबार। आग लगी थी, धुआं उठा था, तो ये सारी चीजें हैं ना, इरेगुलरिटीज है ना, तभी ये काम हुआ ना भाई। और अगर माफी मांग ली गई है तो भाई ठीक है, मेरी नॉलेज में नहीं, आपने बता दिया, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, मगर इरेगुलरिटीज है। मेरा पॉइंट ये है, इरेगुलरिटीज है, सीधा कुछ नहीं है, सीधा कुछ नहीं है। और मैंने अपनी बात नहीं की है, मैं तो जंग की बात कर रहा हूं, जंग अखबार की लगाई हुई है। अब सीएम साहब बोल रहे हैं कि वो हो गई है, ये नहीं मांगे, मैं तो मैं फ्लोर पे बोल रहा हूं भाई हो गई है तो अच्छी बात है। मैंने तो सिर्फ खबर पढ़ी थी, सिर्फ खबर पढ़ी है मैंने, पता नहीं क्यों बुरी लग गई। दूसरी, बस ये मैं रैप अप करने लगा हूं। मैं चूंकि पार्लिमानी लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अलीम है, नहीं आ सके इस सेशन में, डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जो डेरोगेटरी रिमार्क्स इन्होंने अरकान की जानिब से हो गए थे, उसमें उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए माफी मांगी। तो एक दिन इखलाकी जरूरत है इनके पाकिस्तान में कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई थी तो उस पर माफी मांगी। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बानियान पाकिस्तान की औलादों को लेकर जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हुकूमती साइड से दी है, हुकूमत भी बड़ा जो है ना, बड़ा दिल का मुजाहरा करे और उसमें जो है वो सॉरी करे। दो तीन चीजें अहम है। एक, जैसे सईद गनी साहब ने बताया भी था, वो जो कल उसकी एक्सप्लेनेशन भी पूरी कर दी है कि भाई इरेगुलरिटीज तो हैं, कुछ इरेगुलरिटीज मैंने बता दी, कुछ सईद गनी ने बता दी। फिर जो है वो मुकेश कुमार साहब ने बोला था ना कि हम इंक्वायरी को सपोर्ट करेंगे, वो शमशान घाट सोलर स्कीम वाला हम भी सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है डिटेल में घुसते जाओ ना तो पूरा बजट ही जो है वो पूरा इरेगुलरिटी पर मुश्तमिल है, पूरा बजट ही। कहीं ना कहीं वो पत्थर उठाओ एक करप्शन निकल आती है, दूसरा पत्थर उठाओ दूसरी करप्शन निकल आती है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने जैसे पहले मशवरा दे दिया, बंद बांधे, कोई मैकेनिज्म बनाए। नेक नामी नहीं हो रही है सूबे की,
ऐसी चीजें आती हैं तो नेक नामी का बाइस नहीं बनती है। ये ज्यादा डैमेज करती है सूबे को, ये ज्यादा डैमेज करती है सूबे को। इसको समझने की जरूरत है, इस पे काम कर लिया जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये स्पीकर साहब, ये सियासी मामलात है, इलेक्शंस है, ये तीसरा साल चल रहा है, 2 साल और गुजर जाएंगे, 2029 आ जाएगा, हम सब दोबारा इलेक्शंस में होंगे, सब दोबारा इलेक्शंस में होंगे। और अगर आप लोगों को, वैसे तो मैंने बता चुका हूं, इलेक्टेबल वाली कहानी तो पूरी सुना चुका हूं, वो रहेगी तो माशाल्लाह आपके पास नंबर्स होंगे, अच्छे होंगे माशाल्लाह। हर कोई चाहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर सूबे का वजीर आजम होता है, वो जो है वो उसी की जमात से हो, उसी के सूबे से हो। हम भी यही चाहते हैं, ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, मजे वाली बात बताओ, मेरा ताल्लुक जिस जमात से है, उस जमात के पास, मेरे पास तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है, सीधी बात। शहरी सिंध और देही सिंध, पीपल्स पार्टी देही सिंध की सबसे बड़ी जमात है नंबर वाइज, और फिर पूरे सूबे की सबसे बड़ी जमात है। शहरी सिंध की हम सबसे बड़ी जमात है। नंबर्स ऊपर नीचे रह सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी कभी खत्म हो सकती है, ना कभी एमक्यूएम खत्म हो सकती है, इस चीज को समझना होगा। उर्दू का शेर याद नहीं है, इतनी ना बड़ा पाकी दामा की एक आयत, कुछ इस टाइप का है, मुझे याद नहीं है वो शेर, वरना मैं दे देता ये वाला शेर। तो स्पीकर साहब, मेरा पॉइंट इतना सा है कि देखें 2029 जो है ना, इज राउंड द कॉर्नर। एक रिवायत रही है कि जब सिंध से वजीर आजम बनता है, सिंध से जब भी वजीर आजम बनता है तो वो अर्बन सेंटर ऑफ सिंध के जो वोट है उसकी बड़ी अहमियत होती है, उसके बगैर चलता नहीं है सिस्टम। मेरे कम को ज्यादा समझे, सियासी लोग हैं, सियासी मुखालफत, तमाम चीजें चलती रहती हैं, मगर ऐसी चीज रखें कि 2029 में अच्छे चेहरे के साथ जो है ना एक दूसरे के सामने आए, अच्छे चेहरे के साथ एक दूसरे के सामने आए। ये रिवायत एज ऑफ टुडे हुकूमती जानिब से नहीं हुई है। उसी वजह से ये सारे जो गुस्से हैं, मैंने प्री बजट और वो फंड्स, ये वो, इन सब पे बात नहीं किया, अरकान ने बात कर ली है इस पे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मैग्नेनिमिटी है, ये सिर्फ अल्फाजों की हद तक नहीं है, प्रैक्टिकली होते हुए भी नजर आए। तो जो गवर्नमेंट का पोर्शन है वो अपना किरदार अदा शायद उस अंदाज से नहीं कर रहे जो आज की तारीख में भी करना चाहिए। इसीलिए शिकवा, इसीलिए गुस्सा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। मैं अपनी निशिस्त इसी ख्वाहिश के साथ लूंगा कि अल्लाह करे कि जो मामलात हैं सूबे के माली, उसमें बेहतरी आए। सिंध के अपने जो वसाइल हैं उसको हम अच्छी तरह बरूए कार लाने में, सिंध की आवाम की फलाह के लिए काम करने में, सिंध के बहबूद के पे काम करने के लिए हम सबको कलेक्टिव एफर्ट्स लेने की जरूरत है। जब हम सब सिंध के इश्यूज पे कॉमन होके लड़ने की पोजीशन पे होंगे, काम करने की पोजीशन पे होंगे, यकीन करें हमारा सूबा फ्लरिश करेगा, हमारे शहर फ्लरिश करेंगे, शहर कराची बेहतर होगा। तो स्पीकर साहब, आपको भी पता है सिंध बेहतर होगा, और सिंध बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। तो लार्जर कैनवस में सोचने की जरूरत है, वसीउल नजरी की जरूरत है, वसीउल कल्बी की जरूरत है। मैं इस उम्मीद के साथ कि चीजें बेहतर होती हुई नजर आए, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन ले रहा हूं। गो के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है हुकूमत का, गो के तलखिया बहुत है, मगर कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन करनी होगी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल ऑफ सिंध। हम सबको मिलकर काम करना होगा। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आखिर में, और हुकूमत, हमारे एमपीएस, तमाम अरकान, जमात इस्लामी के हमारे पार्लिमानी लीडर, अकलौते पार्लिमानी लीडर हमारे फारूक भाई, उनका बहुत शुक्रिया, शबीर भाई का बहुत शुक्रिया, हमारे हुकूमती साइड जो वुज़रा है, अरकान है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो पेशेंस के साथ मेरी तकरीर सुनी। स्पीकर साहब, आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।